जय हिंद मित्रों, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कक्षा 12वीं का फिजिक्स का टॉपिक। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि कक्षा 12वीं के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव कैसे सही करें, कैसे हम सही उत्तर तक पहुँचें। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। टॉपिक वाइज मैंने शानदार फैक्ट इकट्ठे किए हैं और सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है अब। तो उन सारे क्वेश्चंस का मैंने समावेश किया है। तो आइए पढ़ते हैं आज हम कक्षा 12वीं के इस टॉपिक को, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम आयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सा एक परिचय देखेंगे कि कैसे हम तरंग को पढ़ सकते हैं, तरंग है क्या, उसके बारे में जानेंगे। फिर आते हैं हम इस टॉपिक पर। तो मित्रों, सबसे पहले हमने देखा तरंग क्या है। तो तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये हमने पढ़ा है 9th 10th 11th 12th से पढ़ते चलते आ रहे हैं कि जैसे ही हम जल में एक पत्थर फेंकते हैं तो जहाँ भी पत्थर पड़ता है जल में, उसके चारों तरफ हिलोरें उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब कि ऊर्जा का स्थानांतरण हमें देखने मिलता है। तरंग बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंग, जिसको हम अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और अयांत्रिक तरंग, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अयांत्रिक तरंग का एक और नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो हमारी कक्षा 12वीं का टॉपिक है। मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। यांत्रिक तरंग, इन्हें चलने के लिए माध्यम आवश्यक है। वो माध्यम ठोस भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, बट इन्हें माध्यम चाहिए चलने के लिए। जो यांत्रिक तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग। इसमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो भी शब्द महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इस पर आप अपना फोकस जरूर रखें। माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, मतलब कि यदि तरंग की डायरेक्शन इस तरफ है तो माध्यम के कण ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से कंपन करेंगे, कुछ ऐसे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए तरंग गति की दिशा के साथ। जल में उत्पन्न तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और यांत्रिक तरंगों में वो अनुप्रस्थ तरंगे मानी जाती हैं। इसके बारे में बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, यहाँ पे लिखना है कंपन करते हैं। यदि तरंग गति की दिशा इस प्रकार है तो माध्यम के कण भी इसके पैरेलल कंपन करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अयांत्रिक तरंग, इन्हें चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये वायुमंडल में भी चलती हैं, निर्वात में जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ भी चलती हैं। इनका एक और नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग है। उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे, तो उदाहरण हमको मिलेगा एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी विकिरण। आगे और भी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे रेडियो तरंगें इस प्रकार की, और हम देखेंगे दृश्य प्रकाश विकिरण, सूक्ष्म तरंगें। ये सारी जो किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल माने जाते हैं। चलिए मित्रों, हम बढ़ते हैं कक्षा 12वीं के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हमने देखा कि इसका एक और नाम भी है अयांत्रिक तरंगे। इन्हें चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके जो खोज करता है वो है मैक्सवेल। जो प्रायोगिक पुष्टि की थी वो हर्ट्ज ने की थी। प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने का काम किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन समान कला में होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की मैंने यहाँ पास कुछ क्वालिटी लिखी है। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। बहुत ही शानदार फैक्ट है ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। इनकी जो प्रकृति मानी जाती है वो अनुप्रस्थ मानी जाती है। इन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब कि चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और अनुप्रस्थ प्रकृति का कारण क्या है? ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना तरंग सिद्धांत से ही होती है और ध्रुवण की घटना के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों को अनुप्रस्थ प्रकृति का माना गया है। मैंने इसको क्लास में कराया है कि कैसे ध्रुवण की घटना
विद्युत चुंबकीय तरंगों में होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव है वो केवल विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाशीय प्रभाव होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के जनक कौन है? मैक्सवेल, क्योंकि इन्होंने ही खोजा था विद्युत चुंबकीय तरंगों को। और ये मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं है, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रायोगिक प्रयोगशाला में जो वर्णन किया था, या प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों पर जिस साइंटिस्ट ने काम किया था, उसका नाम है हर्ट्ज। मतलब प्रायोगिक शब्द लग के आया पेपर में या प्रयोगशाला वाला शब्द, तो हमारा आंसर होगा हर्ट्ज, अन्यथा हमारा आंसर होगा मैक्सवेल। इसके बाद हम बात करेंगे कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर 1/μ0ε0 अंडर रूट के अंदर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करता ये हमने देख लिया कि वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल को ही इस चैप्टर का जनक माना जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में जो संबंध होता है, वो होता है B बराबर E/C। B बराबर E/C। यहाँ पास B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, E विद्युत क्षेत्र और C प्रकाश की चाल है। विस्थापन धारा हम किसे कहते हैं? तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है विस्थापन धारा। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण उत्पन्न होती है विस्थापन धारा। इसके बाद हम बात करेंगे ओजोन परत की। पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर दूर होती है ओजोन परत, पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर दूर होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो उसका ताप कम हो जाएगा। कुछ ये भी फैक्ट है। एक शानदार फैक्ट ये भी है, मानव नेत्र 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सुग्राही होता है। हर फैक्ट आप ये मान के चलिए कि पेपर में है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गैस निकलती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल को जानेंगे और उन एग्जाम्पल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें जो सबसे मेन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और उस तरंग का नाम है गामा तरंगें या गामा किरणें। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है जिन्हें चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनका एक और नाम भी है अयांत्रिक तरंगें। गामा किरणों का उपयोग कैंसर चिकित्सा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अवांछित कोशिका नष्ट करने में, ऐसी कोशिका जिसका कोई काम नहीं है, नाभिक की संरचना का पता लगाने में इसका यूज होता है। तरंग दैर्घ्य हम देखेंगे सबसे कम होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, मतलब कि वेवलेंथ, आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। भेदन क्षमता, जिसको हम विभेदन क्षमता भी कहते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा होती है। खोजकर्ता इसके हैं बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने गामा किरणों को खोजा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पराबैंगनी विकिरण। सूर्य जैसे गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग हम देखेंगे फिंगरप्रिंट में, जल शोधन में, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा में, जीवाणुनाशक में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, हीरे जवाहरात, ताजे अंडे और घी की शुद्धता का पता लगाने में। मैंने वही यूज लिखा है जो 12th की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता पराबैंगनी विकिरण के जेबी रेटर हैं। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले जो बल्ब होते हैं वो क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। ठीक, वेल्डिंग करने वाले इनसे बचने के लिए, मतलब कि पराबैंगनी विकिरण से बचने के लिए, क्योंकि ये डेंजरस होती हैं, विशेष कांच युक्त चश्मे पहनते हैं। सूक्ष्म तरंगों की मैंने यहाँ पास उत्पत्ति लिखी है स्टार बना करके। इसके उपयोग के बारे में हम अगले पेज में जानेंगे। विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब से सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब से। इसके बाद हम सामने देख रहे हैं रेडियो तरंगों को। रेडियो तरंगें, इनकी जो उत्पत्ति है वो त्वरित आवेश से होती है, दोलित्र परिपथों से मानी जाती है। इससे खोज मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की। इनका जो उपयोग है वो एंटीना और दूरदर्शन में। दृश्य प्रकाश, जिसको हम बेजानी हपीनाला का नाम देते हैं, इसके जो खोज करता है वो सर आइजैक न्यूटन है। तरंग दैर्घ्य परिसर इसका बहुत पूछा जाता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो विद्यार्थी अवश्य इन फैक्ट को याद करें। एक भी फैक्ट इस नोट से छोड़े ना, वो याद करके जाएं, क्योंकि यही फैक्ट पेपर में आने वाले हैं। कोटि जो होती है वो 10⁻⁻6 मीटर की होती है। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और उन अन्य फैक्ट में हम देखेंगे अवरक्त तरंग को। सबसे पहले अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती हैं गर्म पिंडों से। इनका जो अन्य नाम है अवरक्त तरंगों का वो है ऊष्मीय तरंग।
प्रकीर्णन मतलब कि जो फैलाव है वो सबसे कम होता है अवरक्त तरंगों का, क्योंकि इनकी वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है। इनका यूज होता है अंधेरे में, धुंध में, कोहरे में, इसी वजह से क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, इनका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। आगे हम देखेंगे ग्रीन हाउस रोगी की सिकाई में, टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर इत्यादि में इनका यूज किया जाता है। खोजकर्ता अवरक्त तरंगों के विलियम हर्शेल हैं। एक्स किरणों के बारे में हम जानेंगे। एक्स किरणों के खोजकर्ता हैं डब्ल्यू के रोंटजन। इन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके जो उपयोग हैं, शरीर में कहीं भी विकृति होती है, शरीर की टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में इसका यूज होता है। जासूसी में क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में इनका यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारी मात्रा में इन किरणों का यूज किया जाता है। हानि क्या है? यदि ये मानव के शरीर में डाल दी जाए, भेदी जाए, तो ये ऊतकों को नष्ट कर सकती हैं मानव शरीर की। सूक्ष्म तरंगों के उपयोग यहाँ पास मैंने लिखे हुए हैं, वो हैं दूरसंचार में, रडार प्रणाली में और माइक्रोवेव ओपन में भी इनका यूज किया जाता है। इसके बाद मित्रों मैंने यहाँ पास कुछ फैक्ट लिखे थे, आप एक बार फिर से देख लें। दूरसंचार में, रडार प्रणाली में और माइक्रोवेव ओवन में हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों के उपयोग की। इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने लिखा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर, एंगस्ट्रॉम में मैंने लिखा है और बढ़ते क्रम में लिखा है। मतलब कि इसको मैंने एक कोट से बनाया हुआ है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य परिसर सबसे कम होता है, मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसके बाद इससे ज़्यादा होती है गामा तरंगों से एक्स किरणों की, फिर एक्स किरणों से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण की, फिर विजुअल लाइट की। विजुअल लाइट को मैंने याद भी कराया है, चाहे आप 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम लिखें या 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, सही जाता है। ये लगभग थोड़ी सा डिफरेंस है, तो NCERT इसको सही करती है। अवरक्त तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। तो इस प्रकार से मैंने आपको तरंग वाले चैप्टर के कुछ IMP फैक्ट दिए हैं जो आपको याद करना है, और अपने फिजिक्स के पेपर को शानदार बनाने के लिए मैंने जो भी वीडियो डालने वाला हूँ या जो भी मैं डाल रहा हूँ, आप उसको 2 से 4 बार सुनें, और जो भी आपको बढ़िया फैक्ट लगते हैं जो आपके नोट्स में ना हो, कोचिंग नोट्स में, उनको आप तुरंत ही नोट करें और बार बार उसका रिवीजन करें। और जो भी विद्यार्थी कोचिंग इत्यादि से दूर हैं, वो इसे पढ़ करके अपने ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।